आज पहली बार उसने अपनी बेटी होने का गर्व महसूस किया। बेटी होना सार्थक लगा उसे। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने स्वयं को माँ के इतना निकट पाया कि वो उनकी अंदर आत्मा की टीस को सुन पा रही थी, उनके हृदय पर हुए घातकों के घाव को देख पा रही थी। डोली में बैठी सपना के आंसू थमने की नाम नहीं दे रहे थे। सभी सोच रहे थे कि आजकल की लड़कियां भी क्या विदा होते समय इतना रोती है। आज का ज़माना तो बाय बाय करके विदा हो जाने का है। फिर सपना को क्या हुआ है? बड़ी बहन रिया तो उसे बार बार यही समझा रही थी कि क्यों इतना परेशान हो रही है। अच्छा ही तो है, क्या मिला है उसे इस घर में? नरक ही तो भोग रही थी अब तक। यहाँ पति क्या घर स्वर्ग समान होगा, और ना हो तो बनाने का प्रयास करना। यही तो संसार होता है जिसकी हर लड़की कामना करती है, जिसको पाने के लिए व्रत उपवास करती है। कितने ही सपने सजोती हैं इस छोटे से संसार के, और फिर पति के घर आकर अधिकार से उन्हें साकार रूप देने की कोशिश करती हैं। पर सपना के आंसू का सब तो कुछ और ही कह रहा था। ऐसे बताए वह दीदी को कि यह तो संसार नहीं है जिसकी उसने कामना की थी, यह वह स्वर्ग नहीं है जिसके लिए उसने उपवास व्रत भी किए थे। ये वह हमदर्द नहीं है जिसके कंधों पर अपना सिर रखे अपने गमों को भूलने की खुशी चाह रखती थी। ये वह हमसफर नहीं है जिसके साथ उसने जिंदगी का सफर तय करने की चाह की थी। उसका वह संसार तो लुट गया है जिसका स्वर सिसकियों में तले दब गया है। नहीं, वह दीदी को यह सब नहीं बता पाएगी। उसके दुख की अभिव्यक्ति तो उसके आंसू कह रहे थे, जिनकी मुख भाषा पढ़ने की कोई भी असमर्थ नहीं है। कोने में चुपचाप खड़ा विकास उसके मन की बात समझ रहा था, पर वह सामने कैसे आता? सपना ने तो मना किया था। सपना को तो मालूम भी नहीं था कि विकास खंबे की आड़ में उसे देख रहा है। माँ के तो सब कुछ कहने के प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने तो उस समय भी कुछ नहीं सुना जब विनय के आने पर मात्र 6 साल की बालिका से उसे माँ का आंचल छीन लिया गया। उसके हिस्से की लोरी माँ ने विनय के कानों में उधेल दी थी। 10 साल की रिया एकाएक बड़ी होती गई, तब वह उसने अपने गले से लगा लिया। धीरे धीरे थपकी देकर अपने सांसों से सुलाने लगी थी, और एकाएक करके माँ की सारी जिम्मेदारी उसकी ओर बढ़ने लगी। जो सुबह 5 बजे पानी भरने से आराम होती थी, और झाड़ू पोछा, सुबह का नाश्ता, स्कूल, बर्तन साफ करना, शाम को खाने में माँ का हाथ बटाना, जैसी तमाम ढेर सारी पथरीली राह से गुजरती हुई बिस्तर पर पहुंचकर ही खत्म होती थी। और हाँ, इस बीच उसे सपना का नहाल तैयार करना, नाश्ता कराना आदि कार्यों का साथ कितने ही बहाने बनाते हुए उसे माँ की डांट से बचना भी होता था। यह सब उसकी 24 घंटे की दिनचर्या की हिस्सा था। 2 पुत्रियों के जन्म यात्री परिवर्तन दर्जा कुछ ज्यादा ही ऊंच हो गया था, इसलिए उनका अधिकार क्षेत्र निरंतर बढ़ता रहा था, और पिता उसी गति से असहाय होते जा रहे थे। इसलिए जब वो समाज में दृष्टि में स्वयं को हीन बनाने वाली पुत्रियों पर अपना कार्यभार स्वयं बढ़ाती रही, तो पिता के पास उसे अनदेखा कर स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। न ही उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया। एकाएक पुत्रियों के प्रति अपने कर्तव्य से वो विछीन सी हो गई। ममता की शाखा एक ही ओर से फलती फूलती रही, दूसरी ओर से उनके निरंतर सूखते रहने का उन्हें कोई भी दुख नहीं था। बड़े होने के साथ साथ ये सब रिया को आदत में शामिल हो गया था। सपना की बढ़ती उम्र के साथ घर के वातावरण और माँ के स्वभाव में आए परिवर्तन को समझने लगी थी। दीदी के नक्शे कदम पर चलते हुए अब वो दीदी का हाथ बटाने लगी थी। इस तरह दीदी को थोड़ा आराम मिल जाता था। रात को दोनों अपनी बीती सुना हल्की हो जाती थी, या फिर स्कूल कॉलेज की किसी बात पर हंस लेती थी मनोरंजन के नाम पर। बस यही कुछ पल उनके साथ अपने थे, और यह जिम्मेदारी वह दीदी की शादी के बाद भी बखूबी निभा रही थी। पर कभी कभी अपने मन की बात किसी से ना कह पाने पर यह स्वयं को बहुत अकेला महसूस करती थी। माँ से निरंतर बढ़ती दूरियों ने उसे काफी कुछ ऐसे स्वयं से सिमटने पर मजबूर कर दिया था। इस बोझिल वातावरण से उसे बाहर निकलने और उसे तपते हृदय के शीतल छीने देने के लिए प्रकट हुआ। विकास निहायत ही मितभाषी, एकता और सुशील उसके पास बैठकर सपना को लगता कि उसने उसके मन की सारी बातें जान ली है, जिन्हें गुब्बारा कहा जा सकता है, और जिनके निकल जाने पर अपने आप को हल्का चुस्त और खुश महसूस कर सकती है। कॉलेज के सामने LIC के ऑफिस में वह काम करता था। आने का तो नहीं, पर घर जाने के वक्त एक ही था, और मुलाकात यूँ कहे कि नजरें मिलाने का सिलसिला भी इसी हफ्ते से शुरू हुआ था। उनकी मुख भाषा में एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा अपनापन था कि वे अजनबी महसूस नहीं करते थे। यही अपनापन उनके करीब आने का सब भी बना था। बस इसी की धक्का मुक्की के बीच विकास का उसे बचाया, और सपना को अपनी सीट देना या फिर
सपना के द्वारा उसके लिए सीट का रोकना यहीं से आरंभ हुआ था। दोनों में बातचीत का सिलसिला इन्हीं रोज़ थोड़ी थोड़ी बातों से विकास के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था और उसमें उसके प्रति प्यार के साथ साथ कुछ सहानुभूति के बीज भी अंकुरित हो गए थे। शायद इसीलिए वो सपना का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा था, प्यार प्रवाह बढ़ाने लगा था। पर मन में ही कहीं शंका भी पनप रही थी कि वह माँ के सामने यह प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। नौकरी शादीशुदा होने के बावजूद भी ब्याह में वो रोए फिल्म का कारण विनय नहीं जान पा रहा था। सपना ने धीरे से उससे इस समस्या का हल चाहा, पर माँ ने तो जैसी उल्टी दिशा में ही चलना निश्चय कर लिया था। दुनिया के लाख मनाने पर भी वह नहीं मानी, तब बस नहीं ही मानी। पिता ने बेटी से बस इतना ही कहा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटी, तुम्हारी माँ ने तो यह सब आग्रह भी नहीं कर सकती। और सपना ने अपना सिर झुका लिया। विनय के उसके साथ भाग चले जाने का प्रस्ताव उसके पिता की इज्जत के लिए हवन कुंड में डाल दिया। विनय से हुई अंतिम भेंट के वक्त कितनी बार उसने अपने आंसुओं को पोंछा। पिता की बेबसी के आगे उसकी अपनी चाहत गौण हो गई। विनय ने चाहते हुए भी सपना के लिए उसकी बातें भरी मन में स्वीकार कर लिया। विवाह की उपस्थिति होने पर आग्रह हुए सपना ने उससे विनती की थी कि विदाई के समय वो वहाँ ना रहे, तो विदाई का गम शायद कुछ हल्का हो जाएगा। पर उसका गम कहाँ हल्का हो पाया। विनय भी अपने आप को कहाँ रोक पाया। खंभे की आड़ में वो अपने प्यार को बोझिल मन और आंसू प्रीति नैनों से विदा होते देखकर बहुत दुख हुआ। विकास के घर सपना का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। माँ ने आरती उतारी, स्नेही से हाथ पकड़कर गृह प्रवेश कराया। सारा दिन ऐसे ही हंसी टिटोले भी बीत गया, पर उसकी आंखों में रह रहकर पति के रूप में विनय को खोजती रहती थी। रात को सुहारती सेज पर बैठी विकास का इंतजार करते हुए उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। मन मस्तिष्क जैसे किसी संघर्ष की आग में जल रहे थे। वो नई स्थिति में असमंजस बिठाने में अपने आप को असमर्थ पा रही थी। उसका त्याग क्या व्यर्थ जाएगा, उसकी तपस्या क्या उससे कोई फल नहीं मिलेगा। उसने अपने मन को अपने आप से समाहित किया और एक दृढ़ संकल्प लिया कि मैं तन मन धन से विकास के होकर रहूंगी। उसके और उसके परिवार के लिए मैं सदैव ही कुछ भी करने के लिए तत्पर रहूंगी। अपनी पिछले ज़िंदगी याद करके उसका मातम मनाना, अपनी और विकास की ज़िंदगी में जहर नहीं घोलूंगी। विकास ही अब मेरा सर्वश्रेष्ठ है। कदमों की आहट ने उसे चेताया। उसने विकास के समक्ष अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया। कर्तव्य और धीरज की चादर ओढ़कर उसने अपनी नई जिंदगी की पहली सुबह की किरणों का स्वागत किया। सपना को निश्चित भाव से गहरी नींद में सोता देख उसे बड़ा सुकून मिला। लगा कर्तव्य की पहली सीढ़ी उसने पार कर ली। कर्तव्य की अनेक सीढ़ियाँ सफलतापूर्वक पार करते हुए विवाहित जीवन के 24 साल कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अब तक वो अपनी बेटी को ब्याह भी कर चुकी थी। बेटा भी पढ़ लिख कर एक प्राइवेट फर्म में एग्जीक्यूटिव के पद पर काम कर रहा था। कुल मिलाकर उसका जीवन सुखमय और संतोषजनक था। उसे किसी चीज़ की कमी न थी और न ही चिंता थी। इस बीच उसने अपने माता पिता को याद किया और न ही विनय को। वह विकास में या कहे कि विकास उसमें हद तक समाहित हो गया था। उससे अलग वह अपना अस्तित्व देख नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे कभी उलझनों का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे में तो वो अपनी दीदी के मार्गदर्शन लेती और फिर उन्हें कविता का रूप में हल्की हो जाती थी। पिता के पत्र से उसे मालूम हो जाता है कि सागर परिवार दुबई में जाकर बस गए। राजू पहले ही मुंबई में बस गया था और जब तक रहने के मकान की समस्या को उजागर कर यह जता ही देता था कि माँ बाप को उसके साथ रहना लगभग नामुमकिन है। कुछ समय बाद पिता के एक और खत ने उसे बताया कि अकेला घर उन्हें काटने को दौड़ता है और वे दोनों ही आजकल बीमार रहने लगे थे। वह कुछ समय के अंतराल पर उन्हें देखने चली जाती थी। वह वहां से रहकर उसकी सेवा करने में उनकी असमर्थ नहीं था। उसकी आवश्यकता उसके परिवार को अधिक थी। उसके बूढ़े सास ससुर तो उसी पर निर्भर थे। रात 10:30 बजे उसके माता पिता अपने थोड़े बहुत सम्मान के साथ उसके ड्राइंग रूम में बैठे थे। थके हारे टूटे हुए से उनके कंधे झुके हुए थे। पता नहीं बेटी के प्रति अपने कर्तव्य पूरे न कर पाने की शर्मिंदगी या बेटे द्वारा अपने कर्तव्य पूरे न किए जाने के बोझ से सामान और उनकी हालत देखकर वह कुछ अंदाजा लगा रही थी, पर उनसे कुछ भी पूछकर वह उनको सुविधा में नहीं डालना चाहती थी। और थके हारे माँ बाप को गरम गरम दूध दिया और एक कमरे में सोने की व्यवस्था कर सुबह बात करने के लिए वह ऊपर चली गई।
सपना ने जब अपने कमरे में प्रवेश किया तो विकास गहरी नींद में सो रहा था। ऐसे में उसने उसकी नींद को विघ्न नहीं डालना चाहती थी, उचित नहीं समझी। सुबह बात करने का विचार कर वह सो गई। किसी बात से चिंतित हो अथवा किसी बात पर उसे बहुत बड़ा करके बोलने की उसकी आदत नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटा समझकर अपने विवेकशील और मन मस्तिष्क से उन्हें ऐसे सुलझा देना घर में अन्य समस्या के उसका एहसान तक ना हो, उसका गुण बन गया था। इसलिए असमय माँ बाप के आने से उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। सुबह जब उसने विकास को बिस्तर पर चाय पकड़ाई और स्वयं वहीं बैठकर विकास की प्रश्नजनक नजरें ही सपना की ओर उठ गई। अन्यथा सपना के पास सुबह इतना वक्त नहीं था कि पति के पास बैठकर दो बातें कर सके। सपना धीरे से बोली, रात को माँ बाबूजी आए थे, आप सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। रात को ड्राइंग रूम के साथ वाले कमरे में ही उनको सोने की व्यवस्था कर दी थी। कहकर वह उसकी ओर देखती हुई चुप हो गई। कुछ कहना चाह रही थी, हाँ, सोच रही थी कि दीदी आसाम में है, सागर दुबई में और दीपक मुंबई में। उसका घर भी छोटा है, माँ बाबूजी यहाँ समा नहीं पाएंगे, उन्हें पूजा वाला कमरा दे दें, अपना बुढ़ापा वहीं हम लोगों के बीच हंसी खुशी से बिता लेंगे। कहकर उसने विकास की ओर सहमति की आशा देख विकास बगल वाले मेज पर कप रखते हुए बोला, सपना, मुझे मालूम है तुम जो निर्णय लेती हो ना, निस्वार्थ भाव से लेती हो। तुम्हारे निर्णय से हमेशा ही हम सबका भला हुआ है। मुझे तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय पर आपत्ति करने की कोई कारण नहीं नजर आता है। जैसे उचित समझो वैसा करो। जब जब तुम अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाती हो, मुझे बहुत खुशी होती है। लगता है तुम मेरे दायित्व पूरे कर रही हो, इसीलिए शायद मैं सब ओर से इतना निश्चित हो गया हूँ कि किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता। सच मानो तो तुम्हें पाकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। यह कहने की बात नहीं है कि इसलिए यह बात मैं तुम पर प्रकट नहीं कर सकता, पर हृदय में सदा ऐसा ही अनुभव करता हूँ। सपना ने संतोष की सांस ली और पहली बार उसने अपने बेटी होने का गर्व महसूस किया। बेटी होना सार्थक लगा उसे। जिंदगी में पहली बार उसने स्वयं को अपनी माँ के इतना निकट पाया कि वो उनकी अंतर आत्मा की टीस को सुन पा रही थी, उनके हृदय पर घातकों के घाव को देख पा रही थी। अगली सुबह उन्हें उस घाव को मलहम पट्टी करने में जी जान से जुट गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और भी कहानी का वीडियो देखने के लिए फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाकर चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।